तो फिर आप रिकॉर्ड करके मुझसे भेज दीजिएगा। ओके, सही है। आ, ये आपकी डेमो क्लास रिकॉर्ड होगी, उससे पहले हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, हम देख लेते हैं कि मैं ऑलरेडी क्योंकि इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा। ये हमने पढ़ा था अभी मेन अकाउंटिंग के जो हेड्स होते हैं, और हमने एसेट डिस्कस किए हैं, और हमने एक्सपेंस डिस्कस किए हैं। सही है। अब मैं लाइबिलिटी से आ रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माज आपका जो कोर्स पे तो मैं भी आ रहा हूँ, जो आपका इसी का कोर्स है, लेकिन उससे पहले कि आप कोई भी ओके। अकाउंटिंग आप करते हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं या आप मैनेजरियल अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत मस्ट है। तो इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा डेमो अकाउंटिंग का दे रहा हूँ। और सेकेंडली अभी आप ठीक है। सिर्फ आई कॉम से आप आ रहे हैं, सही है। तो आई कॉम में बहुत ज़्यादा हमारे, इवन जो पाकिस्तान की में जो अकाउंटिंग है वो बहुत, मैं इवन मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ और मैं आई कॉम भी पढ़ाता हूँ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे ठीक इतनी है। ज़्यादा मतलब अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लेवल की नहीं होती कि जिसकी बेस पे आप जाके, और एसीसी वैसे भी एक यूके बेस्ड कोर्स है, और हमारा जो है आई कॉम हमारा पाकिस्तानी बेस्ड कोर्स है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए जी थोड़े से सर, बेसिक बहुत कॉन्सेप्ट। वो कम है इसका। ए इसका सर वो जो सिलेबस है वो ए लेवल की अकाउंटिंग से बहुत नीचे है, वो है ए लेवल ज़्यादा एडवांस है। ए लेवल तो ऑब्वियसली ए लेवल सिलेबस तो ये तो वैसे भी एक बहुत ज़्यादा ही एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है आपका, सीबीज है। ए लेवल तो बहुत एडवांस एक तरह से कोर्स है, और उसमें वो जी। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं आते, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो काफ़ी टफ होते हैं। जी। आई हैव बीन टीचिंग ओ लेवल एंड ए लेवल फॉर मोर देन 10 years। ओके। ओके। अच्छा, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज क्या होती है हमारी? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइबिलिटीज? सर हमने यानी किसी से कर्जा लिया हुआ है तो हमने जो उसको वापस करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। सही है। बिजनेस में जो भी हमारे बर्डन होते हैं, हमारे वाजबात होते हैं, दीज आर कॉल्ड लाइबिलिटीज अगेन। लाइक करंट एसेट, लाइक एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज भी दो तरह की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर हम पे ऑफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स पेबल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेड पेबल, एक्रूड, और बैंक ओवरड्राफ्ट। अकाउंट पेबल का मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने किसी से सामान खरीदा है, और मैंने पैंट्स खरीदी हैं 1 लाख की, और उसने मुझे कहा कि 3 महीने के अंदर तो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड होता है, तो इसको हम अकाउंट पेबल कहते हैं, जो मुझे 3 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। उसके बाद ठीक है। एक्रूड, एक्रूड हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं। अकाउंटिंग हमारा एक प्रिंसिपल होता है जिसको मैचिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसको हम एक्रूअल प्रिंसिपल भी कहते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल और एक्रूअल प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग का एक पीरियड होता है जो कि 12 महीने का होता है। तो इसका मतलब ये होता है मेरा जो भी एक्सपेंस है, जब मेरे 12 महीने एंड हो जाएंगे, 1 साल एंड हो जाएगा, तो जो मेरे एक्सपेंस है वो मुझे रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर मैं, इफ आई हैव नॉट पेड दोज एक्सपेंसेस, सो दिस दीज विल बी कॉल्ड एक्रूड, वो मेरी लाइबिलिटी बन जाएगी। आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसको, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे आपने पढ़ा होगा सैलरीज पेबल, रेंट पेबल, तो ये एक्रूड ही जी कहलाते जी हैं। जी। सीआई, सीआई की लैंग्वेज में से एक्रूड कहा जाता है। सीआई में यानी ए ठीक है। लेवल वगैरह में आप इसे एक्रूअल पढ़ेंगे, एक्रूअल या पेबल भी पढ़ सकते हैं। तो वो हमारी ठीक है। लाइबिलिटी होती है। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि लेट सपोज कर ले कि मेरे जो है बैंक में, लेट सपोज कर ले मेरे बैंक में, वेट, मेरे बैंक में 1 लाख रुपए हैं, सही है। अब मैंने एक पेमेंट की, आई हैव टू पे टू सप्लायर, और उसकी वैल्यू है 1,50,000। तो अगर मैं 1,50,000 का जी। चेक बैंक को दूंगा, तो बैंक इसकी पेमेंट कर देगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नॉर्मली इन इन लाइक इन बैंकिंग टर्म्स, दिस चेक इज कॉल्ड डिसऑनर चेक। और प्रीवियसली जी। प्रीवियसली पीपल वर यूज्ड टू गिविंग दिस लाइक बाउंस चेक टू द कस्टमर्स, इन्हें पता सब टू द सप्लायर्स, क्योंकि दे न्यू एट दैट टाइम कि जब सप्लायर हमारे पास हमारे सर पे आके खड़ा हो जाता है, तो हमने इसको पेमेंट करने के लिए एटलीस्ट हम 5 डेज बाद का कहते हैं, ये लो भाई तुम्हारा चेक। अब हमें पता था कि 5 डेज के लिए तो ये गया, 5 डेज बाद जब वो बैंक में जाता था, वो चेक कैश कराता था, अकाउंट में पैसे ही नहीं होते थे, वो फिर आकर हमारे से हमसे लड़ता था। तो इसलिए जी। अब ये जो प्रैक्टिस है, ये इलीगल प्रैक्टिस बन गई है। इवन क्रिमिनल ऑफेंस में ये आ जाता है, अगर आपने किसी को डिस्काउंट चेक दे दिया जो बाउंस हो गया, तो इवन ही क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है, आप जेल भी जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा नॉर्मली बहुत सारे लोग की इंटेंशन ये नहीं होती कि वो किसी को बाउंस चेक दें। नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे बैंक्स में डेली बेसिस पे चेक आते भी हैं जाते भी हैं, यानी बहुत सारी पेमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर हमने बैंक को परमिशन दी हुई होती है कि हमारे भी यहाँ पे करते हैं। बहुत सारे लोग हमारे अकाउंट में ऑनलाइन डिपॉजिट करवा देते हैं।
पर अगर मैंने एक बंदे को पेमेंट, मुझे एक पार्टी से आज चेक आना था, कैश आना था 2 लाख का, और मेरे अकाउंट में 1 लाख है, तो मैंने 2 दिन बाद का एक पार्टी को चेक दिया 1.5 लाख का, तो टेक्निकली मैंने ठीक है। गलती नहीं की, मुझे पता था मेरे अकाउंट में 2 लाख आ जाएंगे और उसको आराम से मैं 1.5 लाख पे कर दूंगा। लेकिन मेरे अकाउंट में कैश आया नहीं, और मैं इतना बिजी हूँ तो मैंने चेक भी नहीं किया। अगर 2 दिन बाद का जिसको मैंने चेक दिया मेरे अकाउंट से कैश कराने जाएगा तो उसका चेक तो बाउंस हो जाएगा, और जब चेक बाउंस हो जाएगा मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, बैंक से कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। वो एग्रीमेंट ये जी जी। होगा, इट डिपेंड कि मैंने बैंक से कहा भाई मैं अपने अकाउंट से किसी भी टाइम अगर मेरे अकाउंट से 50,000 की ऊपर कोई भी पेमेंट जाएगी आप कर देंगे। बट उस केस में वो 50,000 अगर आपने ऊपर विड्रॉ करवा लिए वो आपका एसेट लाइबिलिटी बन जाएगा, और जैसे ही नेक्स्ट आपके कैश आपके अकाउंट में आएगा बैंक अपना अमाउंट डिडक्ट कर लेगा और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। जितने जितने मिनट्स के लिए, जितने घंटे के लिए आपका अकाउंट नेगेटिव रहा, वो उस घंटे की बेस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो दिस इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, उसके बाद है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिसकी जिसकी जो पेमेंट का जो टाइम होता है कम से कम भी 1 साल से ज्यादा का होता है। तो वो हमारे फॉर एग्जांपल लोन और डिबेंचर्स। लोन आपको पता होगा, डिबेंचर्स भी शायद आपने बैंकिंग में पढ़ा होगा, और आपको याद हो पीओसी में भी आपने पढ़ा हुआ होगा। जी जी लोन जी तो पढ़ा। लोन तो हमारी वो लाइबिलिटी होती है जिसको पे करने का जो, क्योंकि लोन की वैरायटी होती है, 1 साल का भी लोन होता है, 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का। तो 1 साल से ज्यादा का जो लोन है वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटी है, और डिबेंचर्स हमारी वो लाइबिलिटीज हैं। हम नॉर्मल जो 2 तरह की कंपनीज होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें हम शेयर इशू करते हैं जनरल पब्लिक को। जी तो जब भी पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से लोन लेती है इसको हम डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर्स की जो ठीक है। का टेन्योर जो होता है वो 15-20 साल, बहुत ज्यादा ईयर्स का होता है। और उस टाइम तक हम जब वो टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम पब्लिक से उनके सर्टिफिकेट वापस लेके उनको उनके पैसे वापस कर देते हैं। बट टिल दैट टाइम कंपनी इज सपोज टू पे इंटरेस्ट टू दी डिबेंचर होल्डर्स, राइट? यस। ओके। उसके बाद है इनकम्स। आपको पता है देयर आर वेरियस इनकम लाइक सेल्स, रेंट इनकम, जी डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इज जस्ट अ कॉन्ट्रेरी टू डिस्काउंट अलाउड, के जो हमें सप्लायर जो हमें डिस्काउंट देते हैं परचेज के टाइम वो डिस्काउंट रिसीव है। लाइक परचेज, आई टोल्ड दैट फॉर द जनरल पीपल, फॉर द लेमैन पीपल, दे थिंक दैट लाइक एनीथिंग which they are buying is called purchase, but in accounting purchase mean that when we buy inventory. So the same concept for the sales. In accounting, sale means whenever you are going to sell inventory, जब भी हम इन्वेंट्री सेल करते हैं, इन्वेंट्री यू नो दैट इन्वेंट्री आर द आइटम विच वी हैव बॉट फॉर सेलिंग इंटेंशन। तो जब भी हम इन्वेंट्री, जिस चीज का हम बिजनेस करें, जब हम वो बेचते हैं तो उसको हम अकाउंटिंग में सेल्स कहते हैं। और अगर लेट सपोज इफ आई हैव सम एक्स्ट्रा लाइक नॉन करंट एसेट और दिस इज एन स्पेयर, अगर वो स्पेयर में जो मेरा एसेट पड़ा हुआ है और उसको मैं सेल करता हूँ तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड सेल्स। अकाउंटिंग में सेल सिर्फ हम उसी वक्त उसको रिकॉर्ड करेंगे जब हम कोई भी इन्वेंट्री सेल आउट करेंगे। And there are other income as well. And then the last head of account is capital. Capital means that whenever you invest anything into your business, this may be cash, this may be bank, this may be any other asset like vehicle or furniture. You may bring some asset which you have in your, at your home. You may bring these assets into your business. So this is called capital. Or whenever you're going to withdraw any thing from your business, this is called drawings. Drawing is anti capital. Is this clear? यस सर। ओके। अच्छा, मैं आपसे प्रैक्टिस का ये तो नहीं करवा रहा क्योंकि आपका ये मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके कोर्स पे भी आना है जल्दी से, वरना मैं प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। आप क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन कोर्स नहीं है आपका। अच्छा, ये अब रूल्स पे आ रहा हूँ मैं। आपको पता है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है? यू रिमेम्बर? यस सर। यस सर। बताएं। सर बताएं। डेबिट होता है ये है, जिस तरह हमने कोई कार परचेज की है तो हम्म। जो हम कार होगी वो हमारे पास डेबिट हो जाएगी, और जो हमारा हम्म। कैश होगा या बैंक होगा वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सही है। ओके। मैंने भी आपको 5 हेड्स एक्सप्लेन किए शॉर्टली बहुत। एसेट्स, एक्सपेंस, जी रेवेन्यू, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। हमारे जो 2 हेड्स हैं जी। एसेट और एक्सपेंसेस, इनका रूल सेम है। यानी जब भी एसेट या एक्सपेंस जब भी बिजनेस में इंक्रीज करता है इसको हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट। और जब भी एसेट और एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में डिक्रीज करते हैं इसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट। सही हो गया? चाहे एसेट ठीक हो, है। यानी इसका मतलब जी है एसेट इंक्रीज करेगा डेबिट, डिक्रीज करेगा क्रेडिट। एक्सपेंसेस भी इंक्रीज करेंगे डेबिट, डिक्रीज करेंगे क्रेडिट। सही है? और ठीक रेवेन्यू, है। लायबिलिटीज और कैपिटल का जो रूल है वो सेम है, लेकिन वो इसके ऑपोजिट है। रेवेन्यू, लायबिलिटीज या कैपिटल जब भी बिजनेस में इंक्रीज करता है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट, और जब भी बिजनेस में डिक्रीज करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट। सही हो गया? जी सर।
अब क्विकली मैं मूव कर रहा हूँ आपके एक कोर्स पे, क्योंकि और मैं फाइनल अब थिंक आपका जो कोर्स है ACCA के आपके दो कोर्स हैं, MA1 और MA2। आपके वैसे यहाँ पे चार कोर्सेज होते हैं, FA1 FA2 MA1 MA2। और इन आईकॉम की बेस पे, पहले तो आईकॉम की बेस पे भी एग्जामेशन आई डोंट थिंक ये देते थे। अब इन्होंने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज किया ताकि इंटर के बाद से स्टूडेंट्स को ये लें, वरना ये आईकॉम की बेस पे एग्जामेशन नहीं देते थे। हाँ, O लेवल A लेवल की बेस पे एग्जामेशन मिल जाती थी। तो सर MA, FA1 FA2 की एग्जामेशन मुझे मिली हुई है। यस योर फादर टोल्ड मी अबाउट दिस। तो मैं ये जी। बता रहा हूँ कि मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से डिस्कस किया था डिटेल में। तो मेरे कुछ स्टूडेंट बता रहे थे जो पहले काफ़ी मुझसे इसी से पढ़ चुके हैं, वो ये कहते थे सर अभी नहीं, हमें तो एग्जामिशन आईकॉम की बेस पे पहले नहीं मिली थी, अब इन्होंने मतलब पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो MA1 का जो कोर्स है ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का। और दिस इज मोर लाइक थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट। अगर आपको उसका नहीं पता, इसमें थ्योरी आपको सारी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, और थ्योरी के ही MCQs आएंगे, इसमें हार्डली कोई न्यूमेरिकल आएगा, ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड है पूरा। तो इसमें, ठीक है। और इसके बाद इसके जो पेपर ब्रेकअप है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, टाइम 2 आवर्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे, और 100 मार्क्स का ये एक, क्योंकि एक उसके 2 मार्क्स होगा एक MCQs का। और पासिंग मार्क्स जो आपके इसके 50% पासिंग मार्क्स हैं, सही है। और सिलेबस मैंने ठीक आपसे है। शेयर किया था सिलेबस। तो इसका मतलब थ्योरी बेस्ड सिलेबस जी। होगा, सही है। इसी तरह जो आपका MA2 है, दिस इज कॉल्ड मैनेजिंग कॉस्ट एंड फाइनेंस, ये न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है पूरा। इसमें वो कॉस्टिंग से मतलब कुछ हद तक तो जो आपने MA1 में जो कॉस्ट चीज़ें पढ़ी होंगी उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और इसका भी सेम पैटर्न ही है, मतलब मल्टीपल चॉइस है, और टाइम इसका 2 आवर्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हैं, और 100 टोटल मार्क्स हैं, और 50 पासिंग मार्क्स है। अब मैं कुछ, क्योंकि आपने कॉस्टिंग अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में कॉस्टिंग नहीं होती, और जी सेकेंड नहीं। ईयर की अकाउंटिंग में भी कॉस्टिंग नहीं होती। इफ यू गो फर्दर लाइक फॉर BCom Part 1 और BCom Part 2, तो BCom Part 1 में भी कॉस्टिंग नहीं है, और BCom Part 2 में जाके आप कॉस्टिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो कि पहले तो यहाँ पे कभी वो दो अकाउंटिंग कर देते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपके वहाँ पे पंजाब का क्या स्टैंडर्ड है। यहाँ हमारे कराची में तो यह है कि BCom Part 2 के अंदर दो अकाउंटिंग आती है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एक कॉस्ट अकाउंटिंग। वो कभी कभी 50-50% देके एक ही पेपर में देते हैं, और कभी एकदम से उसको 100-100 मार्क्स अलग कर देते हैं, यानी 4 साल में एक दफा वो कॉस्टिंग ही पढ़ाते हैं। जो कि ये मतलब जब मैंने बैचलर्स किया था बहुत आज से काफी साल पहले, तो जब भी यही मतलब पैटर्न होता था, और मतलब ये बहुत ही कोई वर्स पता नहीं कौन सिलेबस बनाता है। ये चेंज होना चाहिए, लाइक कि O लेवल A लेवल में तो एडवांस लेवल की चीजें हम लोग करवा रहे होते हैं, और जब उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड तो बहुत खैर चेंज है। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है आपको इसकी जो कुछ, क्योंकि आपको कॉस्टिंग अभी नहीं पता हुआ। वैसे भी जब मैं आपको MA1 MA2 मतलब आप जिस टीचर से भी करोगे, यानी मैं जिन स्टूडेंट्स को करवाता हूँ, अभी तो ये डेमो है, आपके फादर जिसको भी चूज करें, लेकिन मैं जब स्टूडेंट को करवाता हूँ तो मेरा कराने का तरीका ये होता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से टीचिंग की फील्ड में हूँ, और मैं फुल टाइम टीचर हूँ। मैं कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने अभी क्योंकि बीच में कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरे पास ऑनलाइन मैंने अपने जो है मतलब PPT स्लाइड टाइप की बनाई हुई है। तो अभी बीच ठीक में है। रिसेंटली मैंने इसके सीमा के भी कुछ स्टूडेंट पढ़ाए थे, और ACC की पढ़ाए में। तो मैं ये करता हूँ कि जो भी आपका सिलेबस होता है उस सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको PPT स्लाइड में नोट्स टाइप की मैं स्लाइड्स आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा। और उसके बाद जो आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के किट, वो मैं हम स्क्रीन शेयर करके उसको सॉल्व करेंगे। बस ये तरीका होगा पढ़ाने का। क्योंकि ऑनलाइन इसकी बुक हम देखेंगे मिल भी जाती है, लेकिन अभी ऑनलाइन बुक नहीं है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि बुक से ज़्यादा अच्छा है कि आप जो भी टॉपिक है उस टॉपिक में जो जो चीज़ें आती हैं वो मैं इसको आप नोट फॉर्म में यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। और उसके बाद उसकी असेसमेंट की जाहिर सी बात है भाई, आप एक चीज़ आपने पढ़ तो ली, लेकिन एग्जाम की प्रैक्टिस या प्रिपरेशन किस तरह से होगी। तो उसमें एक तो आप भी बुक ले ही लेंगे, आप घर पे भी उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर यहाँ पे हम क्लास में उसके कुछ क्वेश्चन क्विज सॉल्व करेंगे क्लास में। और फिर कुछ टाइम बाद उसके हम मतलब टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट भी लेते रहेंगे, सही है। ठीक तो है सर, जो मिनिमम आपने मुझसे वो सिलेबस शेयर किया था उसके मुताबिक आप ये नोट्स बनाते हैं? उस जो सिलेबस शेयर किया था उसी के अकॉर्डिंग ही, जाहिर सी बात है, उसी के जो भी अगर जो कॉस्टिंग के जो टॉपिक हैं वो भी इसी के अकॉर्डिंग होंगे, और जो थ्योरी होगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। वो पहले हम पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर जो भी एग्जाम किट में जो MCQs होते हैं वो हम सॉल्व किया करेंगे। मतलब एक लेक्चर, जाहिर सी बात है पहले एक लेक्चर में तो कॉन्सेप्ट ग्रेस्पिंग होगी, क्योंकि बगैर कॉन्सेप्ट पढ़ाए तो आप MCQ सॉल्व नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट ग्रेस्पिंग के जी बाद वो जी। MCQ आपको घर पे भी सॉल्व करने को दिए जाएंगे, कुछ मैं यहाँ कराऊंगा, फिर जो कुछ जो मुश्किल होंगे जो नहीं होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही तरीका ठीक है। है। अच्छा, मिनिमम कम से कम भी जो स्टैंडर्ड है वो 3 मंथ का है, जो मिनिमम है, क्योंकि आपके पहले आपका शायद एक कोर्स, अब 2 कोर्स हैं। और उसमें मैंने ये भी आपके फादर को बताया था कि 3 आवर्स मैं आपको क्लास दूंगा, और एक 3 डेज क्लास होगी एक वीक में, और एक क्लास का जो टाइम होगा वो 1.5 घंटे का होगा।
अब वो मुझ पे डिपेंड करता है, हर टीचर पे डिपेंड करता है। मेरा मैं मतलब मैं देखते हुए, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट हैं, एक आपका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है और एक आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उसका मिक्स मैं लेके चलूंगा। मुझे पता है कि कब कौन सा MA2 कराना है ज़्यादा, कब MA1 कराना है, वो मेरे उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको एक प्लान दूंगा, आप उस प्लान को फॉलो करोगे, उस प्लान को फॉलो करोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, अगर आप प्लान को फॉलो नहीं करोगे तो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अब मैं कॉस्टिंग की कुछ चीज़ों पे जा रहा हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो छोटा सा मैंने आपको एक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत डिटेल में बताया होता है, लेकिन आपका जो कोर्स है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो इसलिए मैं ठीक है कॉस्ट सर। के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसके बाद क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है एंड हो जाएगा। अच्छा, कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन होती है, बेसिक जो कॉस्ट होती है, अब कॉस्ट में हम आ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमारा एक अकाउंटिंग की एक ब्रांच है। कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कहाँ पे होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी वहाँ यूज होती है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग यूज नहीं होती। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? अगर मैं पहले फर्नीचर की ट्रेडिंग करता था, जिसमें मैं क्या करता था, फर्नीचर रेडीमेड लेके सेल कर देता था, तो ये ट्रेडिंग थी। अब ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि मेरा बिजनेस तो ग्रो कर रहा है, लेकिन कस्टमर्स की काफ़ी कंप्लेन्स आती हैं, कंप्लेन आती हैं जिस स्पेसिफिकेशन का फर्नीचर मैं बनाने को कहता था वैसा नहीं बनता था। तो मैंने सोचा भाई मेरा बिजनेस भी इतना ग्रोइंग है, मैं क्यों ना अपना छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लूँ। अब जब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊंगा तो दिस इज कॉल्ड कॉस्टिंग। अब कॉस्टिंग में जो बेसिक कॉस्ट होती है, बेसिक कॉस्ट हमारी तीन तरह की होती है। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर और नंबर 3 ओवरहेड। अब इसकी एग्जांपल, आप सपोज कर लें अगर आप एक टेबल या एक चेयर पे आप बैठे हैं, तो एक चेयर, जो चेयर पे बेसिक तीन तरह की कॉस्ट लगी हुई होती है। अगर चेयर, वो जो चेयर है वो चेयर वुड की बनी हुई है तो उसका मटेरियल क्या है, वुड का है, मतलब कोई भी देख के बता देगा भी वुड की बनी हुई है। दूसरी, सेकंडली, अब जी। ये वो चेयर खुद तो नहीं बन गई होगी, उसे किसी लेबर ने बनाया होगा, तो ये सेकंड कॉस्ट हो गई। तीसरी कॉस्ट होती है ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। यानी उसको मटेरियल और लेबर के अलावा जितनी भी उस पर खर्चे आए उसको हम कहते हैं ओवरहेड। सही हो गया? ठीक है। सही है। अब देखो उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ एनी मटेरियल वी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेबर द सम ऑफ ऑल वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज, इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी बताता हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। और ओवरहेड ऑल अदर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मेकिंग एंड सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज। तो मटेरियल तो आपको पता है उसका वुड हो गया। लेबर, जो लेबर की कॉस्ट इसमें यूज हो रही है हमारी लेबर है, लेबर की कॉस्ट डायरेक्ट भी होती है इनडायरेक्ट। मटेरियल की कॉस्ट भी डायरेक्ट भी होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो आप ट्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक चेयर, उसको आप देख के बता सकते हो तो वुड लगी हुई है, लेकिन उस चेयर के अंदर और भी कुछ मटेरियल लगा हुआ होगा जो आप ट्रेस नहीं कर सकते। उसमें कीले लगी हुई हैं, उसमें ग्लू लगा हुआ है, या और ऐसी कॉस्ट जो उसके अलावा पीछे और भी कोई सोल्यूशन वगैरह लगा हुआ होगा जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, ऐसी कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसी तरह लेबर डायरेक्ट भी होती है इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट लेबर का मतलब है वो मजदूर जो उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना रहा है। यानी अगर मैं एक फैक्ट्री में, मैंने 15 एम्प्लॉयज, 15 लेबर रखी हुई है, वो 15 लेबर में 5 लेबर जो वो तो फैक्ट्री में डिफरेंट जगह पे चौकीदारी करती है। कोई मतलब दो लोग मतलब गेट कीपर हैं खड़े हुए हैं, दो लोग अलग जगह पे हैं, मैंने 5 लोग जो है चौकीदारी करते हैं। और जो 10 जो लेबर है जो कि उस चेयर्स को बनाती है, तो जो 10 लेबर की जो वेजेस मैं पे करूंगा ये मेरी डायरेक्ट लेबर के अंदर आएगी। और जो 5 लेबर है उसकी जो मैं पेमेंट करूंगा वो मेरी इनडायरेक्ट लेबर के अंदर आएगी, क्योंकि 5 जो लेबर है वो मेरी वो चीजें बना नहीं रहा, वो सिर्फ वो एक्चुअली वो लेबर का काम तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर डायरेक्टली प्रोडक्ट को बना नहीं रहे। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट कॉस्ट का और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। अब ओवरहेड में ठीक है। मैंने कहा जितनी भी दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से दूसरे एक्सपेंसेस? फॉर एग्जाम्पल, दूसरे एक्सपेंसेस का मतलब है कि मैं कहता हूँ कि अगर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैंने कहा कि सही है, मैंने वुड वुड जो मेरी कॉस्ट हो गई ये तो मेरा हो गया मटेरियल हो गया, सही है। अब उसमें जो लेबर लगी हुई है, लेबर की जो कॉस्ट हो गई ये मेरी लेबर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हो गई, सही है। अब तीसरी जो कॉस्ट है इसके अलावा मैं कहता हूँ कि भाई वहाँ पे और कौन कौन से एक्सपेंस होंगे। मैं अगर रेंट दे रहा हूँ, फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई है, मैं वहाँ पे और रेंट दे रहा हूँ, इसके अलावा वेजेस, जो इनडायरेक्ट लेबर को जो वेजेस दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैंने फैक्ट्री को इंश्योरेंस कराई हुई है, इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। इसके अलावा और जितनी भी अदर सारी हमारी कॉस्ट होती है, दिस इज कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट, इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। सही है। अब फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट, अब मैं किसी भी, अब हम ये जो दो कॉस्ट होती है ना हमारी, मैंने आपको कहा कि हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में तीन तरह की कॉस्ट आती हैं, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट। तो ये जो दो हमारी कॉस्ट होती हैं, इन दो कॉस्ट को तो हम, मटेरियल की और लेबर की कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, डायरेक्ट ये कॉस्ट कहलाती है हमारी। तो तीसरी कॉस्ट होती है ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट, इसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इसको हम क्यों डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं और इनको हम क्यों डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके सामने एक चेयर रखी हो, वुड की चेयर रखी हो, तो आप, मैं आपसे बोलूं भाई इस वुड में जो है, मैंने मतलब जो है मैं कहता हूँ मैंने इसमें जो ना कितना, मैंने इसमें 50 50 kg का मटेरियल लगाया हुआ है, तो आप मतलब यकीन कर लोगे?
नहीं। नहीं, क्योंकि 50 kg का मटेरियल लगाया आप पर को, चलो सही है, आप उसको उठा के देखोगे, आपने आपको उठाया तो आपको लगा ये मैक्सिमम ये 3-4 kg की है, तो आप बोलोगे भाई कहाँ लगा हुआ है 50 kg का, क्या इनविजिबल मोड पे लगा हुआ है? तो आप यकीन नहीं करोगे, तो क्योंकि मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो ट्रेसेबल होती है, वो नजर आ जाती है, तो आपको अंदाजा हो सकता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरी जो इसमें जो लेबर है, मैं कहता हूँ मैंने जो चेयर बनाई है, मैंने जिस लेबर से भाई ये चेयर बनाई, मैं कहता हूँ मैंने उसको भाई 2 लाख रुपए दिए हैं, आप यकीन कर लोगे? नहीं। अगेन वही वाली बात है, आप बोलोगे भाई क्या इसमें क्या सोने की कीलें लगाई हुई हैं आपने? 2 लाख भाई कहाँ पे लगी हुई 2 लाख कॉस्ट? अगर हाँ एक कॉस्ट आपको पता है कि आपने, आपको पता है या मार्केट घूमते रहते हो कि इस तरह की जो चेयर है मार्केट में आपको लगता है कि मैक्सिमम 5 या 10 हज़ार की रेंज में मिल जाती है, अगर मैं वो कह भाई हाँ मैंने इसमें 5 हज़ार की लेबर लगाई हुई, आप बोलोगे हाँ हो सकता है लगाई हुई हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसी कॉस्ट, क्योंकि वो ट्रेसेबल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई मैंने ये जहाँ पे ये चेयर बनाई है वहां का जो रेंट है मुझे 2 लाख पड़ता है, तो आप उस पर आप ये नहीं कह सकते नहीं यार मैं यकीन नहीं करा, हो सकता है, क्योंकि अगर मैंने एक पूरी फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है और उस फैक्ट्री में हो सकता है 10, फैक्ट्री तो बड़ी होती है, फैक्ट्री में हो सकता है 10 रूम हो, अगर 10 रूम होंगे उसका रेंट तो भी 2 लाख से भी ज्यादा होगा, तो वहां पे आप जी। मतलब इंडिफरेंट हो सकते हो, आप यकीन कर भी सकते हो नहीं भी। तो वो क्योंकि वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मैं उसको अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैंने जो एक चेयर बनाई है वो मैंने जिस फैक्ट्री में बनाई है वो 1 रूम की थी, 10 रूम की थी, 50 रूम की थी, 100 रूम की थी, और वहां पे और जो खर्चे आए वहां पे, क्योंकि जो बड़े बड़े वहां पे खर्चे होते हैं, सबसे बड़ा खर्चा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, क्योंकि जो कमर्शियल जो प्लेसेस होती हैं उनके जो सारे बिल वगैरह सब चीजें अलग होती हैं, तो वो ओवरहेड कॉस्ट होती है, तो ओवरहेड कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। तो ये बाय नेचर हमारी कॉस्ट की 3 आपकी कॉस्ट थी। अब इसके बाद हम एक काम ये करते हैं, एक मिनट। अब इसमें हम, आप मुझे बताओ ये जो कॉस्ट, सॉरी यार, अब आपने साथ साथ मुझे बताना है इसका कि ये डिफरेंट कॉस्ट दी हुई हैं, आप मुझे बताओ ये मटेरियल के अंदर आएंगी, आपकी जो है लेबर के अंदर आएगी, या ओवरहेड के अंदर आएगी? वेजेस, वेजेस तो सर हमारा लेबर होता है, जिसको हम गिलास, सैलरी देते हैं। गिलास हमारा मटेरियल। सैलरीज ऑफ सुपरवाइजर, ये हमारा लेबर होगा। ओवरहेड। आई टोल्ड के जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्ट को बना रही है, सुपरवाइजर जी। प्रोडक्ट को बना रही है, बिल्कुल सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये ओवरहेड में आएगा। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, ये भी ओवरहेड। यस। वुड, डायरेक्ट वो मटेरियल। लेबर मेकिंग टेबल, ये हमारा सर ओवरहेड होगा। लेबर देखो लिखा हुआ है लेबर मेकिंग टेबल। आई टोल्ड के वो लेबर जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली बना रही है वो डायरेक्ट लेबर है, वो लेबर में आएगा, और वो लेबर जो है तो लेबर की सर्विसेज दे रही है, लेकिन वो प्रोडक्ट को बना नहीं रही, हो सकता है सुपरवाइज कर रही हो सकता है मतलब गेट कीपर हो या कोई भी ऐसी लेबर जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है कि वो प्रोडक्ट को बना रही नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी जो है इनडायरेक्ट लेबर होगी, ओवरहेड होगा, जो बना रही है वो हमारी लेबर होगी। क्लियर हो गया? तो ये लेबर है हमारी, जी सही है। सर। उसके बाद किचन लेबर, ये हमारी सर ओवरहेड होगी। ओवरहेड ये है, क्योंकि डायरेक्ट किचन लेबर लेबर हमारी। में हर फैक्ट्री में कैंटीन भी होती है, पर कैंटीन में तो प्रोडक्ट नहीं बनती, ये ओवरहेड होगा। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये हमारा ओवरहेड। ग्लू, ये भी हमारा ओवरहेड। ये मटेरियल भी है लेकिन ये इनडायरेक्ट मटेरियल तो ओवरहेड में जाएगा, ये सही है। ठीक है। अच्छा, बाय फंक्शन हमारी जो कॉस्ट की, हमारी बाय फंक्शन का मतलब ये है कि मैं हमने, अगर आपने फर्स्ट ईयर में आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी होगी, तो वहां आपने अपना बेसिक, हमने एक्सपेंसेस की कैटेगरीज ये पढ़ते थे कि भाई एक्सपेंसेस में आपकी कॉस्ट ऑफ सेल होती थी और एक्सपेंसेस होते थे। तो बाय फंक्शन हमारे प्रोडक्शन की, हमारी एक प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड आ जाते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, जिसमें ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, और मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंस होते हैं। कॉस्टिंग में जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें हम बेसिकली प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अलग रखते हैं, और एक्सपेंसेस की हम कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट आप सिर्फ पढ़ते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ पे आपको क्या होता है कि उसकी कैटेगरी बनी हुई होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की लिस्ट हमने अलग की हुई होती है, मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की हमने लिस्ट अलग की हुई होती है, ताकि अगर हमें पता चलता है कि हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस हमारी किसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें। तो बाय फंक्शन ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोडक्शन कॉस्ट की, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की, और मार्केटिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की। क्लियर हो गया? जी सर। अब इसमें आप मुझे बताओ, ये आप आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सी मतलब कैटेगरी में आएगी, ये वेजेस, ये प्रोडक्शन कॉस्ट में जाएगी, मार्केटिंग में जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव। वेजेस,
जी। आर यू श्योर? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, प्रोडक्शन में। ग्लास? गिलास भी प्रोडक्शन में। सैलरीज ऑफ सेल्स स्टाफ? एडमिनिस्ट्रेटिव। मार्केटिंग? सैलरीज ऑफ ऑफिस स्टाफ? ये भी मार्केटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव? देखो हमारे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, कुछ कंपनीज का ये सीन होता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो साइट का एरिया होता है, और जहाँ मेन इनका ऑफिस बना होता है मेन शहर में बना होता है, क्योंकि जो क्लाइंट आते हैं बड़े बड़े वो उतनी दूर ट्रैवल करके तो नहीं जाते। तो कॉस्टिंग तो सारी उनकी ऑफिस में होती है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सारी उनकी फैक्ट्री में होती है। और जहाँ पे फिर ऑफिस इनका बना हुआ होता है, मेन सारी इनकम स्टेटमेंट वगैरह जो बनती है तो वो ऑफिस वगैरह में बन रही होती है। तो ऑफिस में जो फिर हमारे एक्सपेंसेस आते हैं तो उसमें जो हमारा स्टाफ होता है, एक तो एडमिन का जो स्टाफ होता है, मैनेजर, उनको हम सैलरीज पे करते हैं। इसके अलावा जो हमारे मार्केटिंग के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे कुछ हमने सेल कमीशन पे कुछ लोगों को रखा हुआ होता है, तो ये सारा स्टाफ जो होता है इसकी सैलरीज हमारी आती है मार्केटिंग में। क्लियर हो गया? ठीक है। जी अब सर। यस, फैक्ट्री रेंट? प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल? ये भी प्रोडक्शन। नहीं। देखो व्हीकल 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 जो होगी हमारी ऑफिस के केस में आएगी। मैं व्हीकल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऑफिस में देखो ये जो मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ही हैं दोनों, बस इसकी हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल हमारा आएगा मार्केटिंग में, क्योंकि हम कोई भी जब हम चीजें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो हमारी लास्ट वाले पार्ट में आती है, मार्केटिंग वाले पार्ट में आती है। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, जब प्रोडक्ट बन गई, बनने के बाद मैंने इसको कस्टमर को ऑर्डर आ गया, मैं जब इसको शिप करने जा रहा हूँ, उसके लिए जो मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूज हो रही है तो वो मेरी बेसिकली मार्केटिंग में आएगी मेरी, सही है। ठीक है। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट? ये भी मार्केटिंग। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट? ये अच्छा, भी आपको प्लांट नहीं मार्केटिंग। पता, कोई प्लांट होता है क्या? ये वो प्लांट नहीं है जो हम लगाते हैं। नहीं नहीं, दूसरा। हाँ, प्लांट जिस जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो प्रोडक्ट वो बनता वो है। पूरा एरिया उसको हम प्लांट कहते हैं। जी। तो प्रोडक्शन। बिल्कुल। ग्लू? ग्लो ओवरहेड। मतलब प्रोडक्शन। जी प्रोडक्शन। सही है। अच्छा, ये लास्ट मैं चीज आपको करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था शॉर्ट टर्म होगा। मेरी एक्चुअली आगे आज ठीक है। क्लास भी है एक जगह। अच्छा, बाय ओके। ट्रेसेबिलिटी, अब हमारी जो कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट हमारी वेरिएबल भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है। मतलब कॉस्ट, अब वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? सही है, वो मैं उसको हम बाय ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। एक वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट से ही पहले आप मतलब ये देख लो कि जो मैंने आपको कहा था कि ऐसी कॉस्ट जो किसी भी कॉस्ट को जब हम ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ये जो वो ड्रेस में 5 लाख या 10 लाख की लगी तो ट्रेसेबल नहीं है ये। तो जिस कॉस्ट को मैं ट्रेस कर सकता हूँ वो कॉस्ट मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, सही है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट हमारी ट्रेसेबल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। और वो कॉस्ट जो जिसको मैं ट्रेस नहीं कर सकता वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। क्लियर हो गया? जी सर। अब बिहेवियर पे आ जाओ। जो भी मैं आपको बता रहा था, बिहेवियर का मतलब ये है कि ऐसी कॉस्ट जो हम जैसे जैसे यूनिट बढ़ाएं उसकी कॉस्ट बढ़ जाए, और जैसे जैसे यूनिट कम करें उसकी कॉस्ट कम हो जाए, और जब मैं कुछ भी नहीं बनाऊं तो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सही हो गया? ठीक है सर। यानी चेंजेस इन प्रोपोर्शन टू हाउ मच अ कंपनी प्रोड्यूसेस और सेल्स, फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ वुड इन टेबल। अगर एक मैं टेबल बनाऊंगा तो उस पे अगर मैं लेट सपोज कर लो 5,000 का मटेरियल लगता है, अगर मैं दो बनाऊंगा 10,000 का लगेगा, अगर तीन बनाऊंगा 15,000 का लगेगा, और अगर एक भी नहीं बनाऊंगा तो जीरो मटेरियल लगेगा, तो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अब फिक्स जी। कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो आप एक मटेरियल बनाए, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए, जीरो बनाए, वो कॉस्ट फिर भी आएगी। उसकी एग्जाम्पल होती है, अगर मैं एक फैक्ट्री मैंने रेंट पे ली हुई है, और जाहिर सी बात है 1 साल का जी जी। 11 महीने का पहले बेसिक रेंट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो अगर पहले महीने मैंने कुछ भी नहीं बनाया तो भाई रेंट तो मैं फिर भी दूंगा। और अगर मैंने पहले जी महीने फिर वहां भी पे देंगे। 5,000 टेबल बनाई, मैं रेंट फिर भी दूंगा। दूसरे महीने मैंने 1,000 टेबल बनाई, जी रेंट फिर भी वही दूंगा। और तीसरे महीने अगर मैंने 10,000 टेबल बनाई, मैं रेंट फिर भी वही दूंगा। लेकिन ये जो 10,000 20,000 की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी फैक्ट्री की एक कैपेसिटी होती है। अगर मैंने जो जगह रेंट पे ली है वहाँ की कैपेसिटी है कि वहाँ पे मैक्सिमम मैं 20,000 टेबल बना सकता हूँ। तो 20,000 के अंदर अंदर टेबल अगर मैं बनाऊंगा, चाहे मैं जीरो बनाऊँ, 10 बनाऊँ, 20,000 बनाऊँ, तो भाई वो रेंट वही रहेगा। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा टेबल बनाऊंगा तो फिर मुझे एक और फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, तो फिर मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही है। तो ठीक है। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारी सेम रहती है। अ फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज with an increase or decrease in the amount of goods or services produced or sold. For example, rent expense of factory building.
उसके बाद होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर एक फैक्ट्री की कैपेसिटी है कि वहाँ पे मैं 10,000 तक टेबल बना सकता हूँ, और वो फैक्ट्री मैंने लेट सपोज कर लो 1 लाख के रेंट पे ली हुई है। अब अगर मुझे एक एक रेगुलर ऑर्डर आता है, रेगुलर ऑर्डर, अगर मुझे एक सीजनल ऑर्डर आता है, वो कहते हैं मेरे लिए भी 15,000 टेबल बनाए, तो उसके लिए तो मैं एक स्पेशल एक फैक्ट्री रेंट पे नहीं लूंगा, वो तो मोटा हो सकता है कहीं और से बनवा लूँ। लेकिन अगर मुझे जी एक मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है भी मैं आपसे हर महीने आपसे 15,000 टेबल लूंगा, और 10,000 नॉर्मली मेरी वैसी से ले जाती हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक फैक्ट्री रेंट पे और ले लूंगा। और तो जब मेरी वो मैं फैक्ट्री रेंट पे और ले लूंगा, तो पहले अगर मैं वहां पे एक फैक्ट्री का 1 लाख पे करता था, दूसरी फैक्ट्री का अगर मैं 1 लाख और पे करूंगा, तो अब मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गई। दिस इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट। ठीक है सर। स्टेप कॉस्ट आर एक्सपेंसिव दैट आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी बट इंक्रीज और डिक्रीज वंस अ थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, राइट राइट। अब लास्ट में सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हमने ऊपर पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ता है तो बढ़ जाती है, जैसे जैसे यूनिट कम होता है तो कम हो जाती है, और जीरो लेवल पे जीरो होती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पार्टली वेरिएबल होती है, पार्टली फिक्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो के इलेक्ट्रिक के बिल आते हैं, हमारे पास जो टेलीफोन के पीटीसीएल के जो बिल आते हैं, अगर आप उस बिल को अगर आप एक तरह से देखो, चेक करो, उसकी कॉस्ट को आप मतलब ट्रेस करो, तो उसमें आप देखोगे एक मीटर का रेंट होता है जो कि फिक्स कॉस्ट होती है। यानी अगर आप अपने घर पे रहो या ना रहो, अगर आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए हो, किसी अपने मतलब रिलेटिव के चले गए हो, कोई शादी वगैरह थी, तो फिर भी आपका बिल फिर भी मतलब जो है उस महीने का बिल आएगा। उस महीने में जो आपने यूनिट कंज्यूम नहीं की उसका बिल तो नहीं आएगा, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है, मीटर रेंट वगैरह, वो कॉस्ट आपकी आएगी। तो वो तो फिक्स कॉस्ट है, वो तो हर हाल में आएगी। अब आपके पास जो बिल लग के आता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट बन के टोटल कॉस्ट आती है, तो उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि उसमें कुछ कॉस्ट वेरिएबल है। कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है? जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे, उसको जो पर यूनिट उन्होंने